Dear students, myself Meenakshi Mrinal Kumar, subject Political Science, Intermediate Boys Section, मारवाड़ी कॉलेज रांची। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व का दौर के अंतर्गत देखा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी की प्रभुत्व पूरे भारत में रही थी और इस कांग्रेस की प्रभुता के आधार पर हम लोगों ने ये भी देखा कि उस वक्त हमारे भारत में कांग्रेस के वर्चस्व काल में अन्य महत्वपूर्ण विपक्षी दल भी थे। इन विपक्षी दलों की क्या स्थिति थी, ये किस प्रकार थे, ये कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत किस तरह से अपनी विपक्षता का महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, इस संबंध में हम लोग देखेंगे आज कि भारतीय राजनीति में आज़ादी के बाद बहुत सारे दल थे। सक्रिय दलों में यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो सभी विपक्षी दलों का उदय और उनका विकास जो हुआ था वो आज़ादी के बाद ही हुआ था। तो इसमें कई दल कांग्रेस से ही टूटकर अलग हुए थे। तो 60 और 70 के दशक में कई नई पार्टियों का भी उद्गम हुआ था, लेकिन उसकी जड़ें जो थी हम देख सकते हैं कि 1950 के दशक में सारी विपक्षी पार्टियां, लगभग विपक्षी पार्टियां जो थी वो अस्तित्व में आई। फिर हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि 50 से 60 के दशक में विपक्षी पार्टी को लोकसभा में नाम मात्र का प्रतिनिधित्व ही प्राप्त था, क्योंकि हम उस समय देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सक्रिय भूमिका में अपना प्रभुत्व के रूप में इसका उदय हो पाया था और ये इसका कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था उस समय। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो हमारे उस समय की विपक्षी पार्टी थे वो अपनी उपस्थिति से लोकसभा के अंदर सक्रिय भूमिका निभा करके भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था और इसकी संख्या बहुत कम थी। कांग्रेस पार्टी तार्किक आलोचना के द्वारा उनकी मनमानी पर रोक लगाने का प्रयास भी किया। तो इस तरह पार्टी के कारण तानाशाह प्रवृत्ति पर रोक लगाने में सफलता मिली। चूँकि कांग्रेस का प्रभुत्व उस दशक में था, उस दौर में था, तो यहाँ पर विपक्षी पार्टी जो भी होती है वो क्या करती है, जो पक्ष की पार्टी होती है जिसकी सरकार बनी रहती है उसको मनमानी करने से पूर्णतः रोक लगाने में बहुत अपना योगदान देती है। तो ये सभी चीज़ें उस समय के काल में था। तो उस समय कौन कौन से विपक्षी पार्टी थे ये आज हम देखेंगे। उस समय के विपक्षी पार्टी में सबसे पहला था समाजवादी दल, या इसको सोशलिस्ट पार्टी भी हम कह सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी में का उदय जो था वो स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो था वो 1934 में नौजवान, रेडिकल और समतामूलक कांग्रेसियों के द्वारा कांग्रेस के भीतर ही हुआ था। 1948 में सदस्यों को दोहरी पार्टी सदस्यता होने से रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन क्या किया कि वो जो एक सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण कर चुके हैं और वो दोनों पार्टी में नहीं रहेंगे, यानी कांग्रेस में उनकी सदस्यता और अपनी पार्टी की सदस्यता, दो पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं रहेंगे।
तो कई राज्यों में ये भी देखा गया कि कई यद्यपि पार्टी की मौजूदगी कई राज्यों में थी, सोशलिस्ट पार्टी बहुत सारे राज्यों में थी, लेकिन चुनावी सफलता जो थी वो उसको नहीं मिल पाया था। तो सोशलिस्ट और लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा पर विश्वास करते थे ये सोशलिस्ट पार्टी के लोग, और इसमें उन्हें दोनों कांग्रेस और कम्युनिस्ट से अलग किया गया था। तो उसमें कांग्रेस में पूंजीपतियों और जमींदारों का साथ देने और मजदूरों तथा किसानों पर ध्यान नहीं देने के कारण ये सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी ये इसे पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए ये अपने ध्यान नहीं देने को हाथों हाथ लिया और सोशलिस्ट पार्टी को 1955 में वह भोह की स्थिति का सामना करना पड़ा था, जब कांग्रेस ने भी समाज के सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का लक्ष्य अपना लिया। तो इस तरह से कांग्रेस तो शुरू से ही देखा जा रहा था कि किस तरह से सभी बातों को अपने में समाहित करने के लिए ये हमेशा प्रयास करती रहती थी। तो यहाँ पर जो भी पार्टियाँ अलग हो रही थी इससे, उन सभी चीज़ों को भी अपने कांग्रेस में मिलाने का इसने प्रयास किया था। तो यहाँ पर सोशलिस्ट जो थे, समाजवादी नेता लोग जो थे, ये क्या थे, अपने आप को कांग्रेस के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में कुछ नेता जैसे राम मनोहर लोहिया कांग्रेस से दूरी बनाई रखी और उसकी आलोचना भी की। कुछ दूसरे नेता भी थे जैसे अशोक मेहता, कांग्रेस के साथ सीमित सहयोग को परिवर्तित किया था। सोशलिस्ट पार्टी का कड़ा रूप और इसका विभाजन जो था, ये इसका पुनर्गठन हुआ, जिससे कि सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ और इसमें किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आदि शामिल थे। इसमें जेपी जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और कुछ प्रमुख सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे थे। वर्तमान में कई दल जैसे राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल सेक्युलर, समाज पार्टी का उद्गम सोशलिस्ट पार्टी से ही हुआ था। आज भी हमारे देश में ये सभी पार्टियां मौजूद हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी जो थी हमारे भारत में समाज के सभी वर्गों को पर ध्यान देने के लिए ये कांग्रेस से अलग हुई थी, क्योंकि इनका मानना ये था कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी को अपनाने की बात तो करता है, लेकिन इसमें क्या था, किसानों को और मजदूरों को इन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इन्होंने कहा कि सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जो इन लोगों ने समाजवादी दल के जो सदस्यगण थे ये उसे पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि सब शुरू में क्या थे, कांग्रेस के ही मेंबर्स थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही इनको जाना जा रहा था। लेकिन क्या था कि ये जो चाह रहे थे, यानी कांग्रेस की नीति सब प्रकार से इनको भली नहीं लग रही थी और इसलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी को बताया। तो भारत में समाजवादी की स्थापना जो हुई थी 1934 में कांग्रेस के अंदर ही हो चुका था, क्योंकि उस समय कांग्रेस में हम लोग इसके पहले बात में क्या देखे, पहले अध्ययन में देखे कि कांग्रेस किस तरह से सभी लोगों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी उनके विचारों को, सभी को खुश रखने का प्रयास किया था और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने, एक वजूद देने के लिए इसने पूरा प्रयास किया। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ लोग जो थे बाद में, जैसे कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय, इसने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के अंतर्गत से ही
निकला हुआ एक पार्टी मानते हैं, तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। लेकिन 1948 में कांग्रेस की सदस्यता के नियम के आधार पर इसको परिवर्तित कर दिया गया। तो यह भी निर्धारित किया गया कि कोई सदस्य एक साथ दो पार्टी का सदस्य नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण समाजवादियों को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। तो जयप्रकाश नारायण तथा अन्य जितने समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे, ये कांग्रेस क्यों छोड़े? क्योंकि वो अपनी समाजवादी पार्टी को ज़्यादा महत्व दे रहे थे और बता रहे थे कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस जो थी उसको बताया जा रहा था कि ये सिर्फ पतियों की पार्टी है, ये उन्हीं पर विशेषकर ध्यान देती है और जो हमारे देश के गरीब और किसान लोग हैं उन पर ये पार्टी ध्यान नहीं दी जाती है। तो 48 में एक अलग समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई जिसका नाम था भारतीय समाजवादी पार्टी रखा गया, PSI। तो प्रथम आम चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति देश के विभिन्न क्षेत्रों में थी। ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी को लोग नहीं जान रहे थे या नहीं समझ रहे थे, उनकी उपस्थिति और जगहों में थी और राज्यों में थी। तो समाजवादी पार्टी की विचारधाराएं जो थी वो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित था। ये लोकतांत्रिक समाजवाद जो है ये अपनी इस पर ये मेन काम कर रहा था। समाजवादी दल जो थे यानी सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य था लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद को बढ़ावा देना। तो उन्होंने अपनी विचारधारा को एक तरफ कांग्रेस से तथा दूसरी तरफ साम्यवादी से अलग रखा था। कांग्रेस की नीति को ये पसंद नहीं कर रहे थे और साम्यवादी से अपने आप को इसने अलग किया था। तो इस तरह से कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना भी की इन्होंने और उनकी नीतियों में मजदूरों और किसानों की अवहेलना होती है तथा पूंजीपति और जमींदारों के हितों का साधन किया जाता है। यानी समाजवादी पार्टी के लोगों का क्या मानना था कि उनकी आलोचना में इन्होंने इस बात को कहा कि यहाँ पर कांग्रेस के अंतर्गत मजदूर और किसान की अवहेलना की गई है और पूंजीपति तथा जमींदारों के हितों की पार्टी है। तो इस तरह उनकी विचारधारा साम्यवादियों से भिन्न थी क्योंकि उसमें सामाजिक बदलाव के लिए हिंसा व उग्र आंदोलन के लिए स्थान नहीं दिया गया था। साम्यवादी विचारधारा बिल्कुल अलग थी कांग्रेस से और लोकतांत्रिक समाजवाद में समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक तरीके से की गई थी। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इसके अंतर्गत समाजवादी नेता कौन कौन रहे। आचार्य नरेंद्र देव, ये जो थे आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल भी गए थे। इनके साथ उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में भी ये सक्रिय रहे। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक के प्रमुख तथा समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। बौद्ध दर्शन में के ये विद्वान थे। आज़ादी के बाद समाजवादी पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था। भारत के आरंभिक समाजवादी नेताओं में इनका प्रमुख स्थान है। एक बहुत ही जाने माने ये नेता थे जो समाजवादी नेता थे। दूसरे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन्होंने भी 34 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक के सदस्यों में से ये एक रहे। अपनी वैदेशिक मामलों का ज्ञान के कारण कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग का सचिव भी इनको नियुक्त किया गया था। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि 1953 में इन्होंने एशियाई सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन भी किया। राम मनोहर लोहिया ने 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और 1960 के दशक में गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। यानी ये कांग्रेस के
नीतियों को पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए इनके कांग्रेसवाद की जो विचारधारा थे उसके बाद में इन्होंने 60 के दशक में ये प्रबल समर्थक भी रहे और 1955 में अशोक मेहता के साथ कांग्रेस को समर्थन देने के प्रश्न पर ये मतभेद भी हुआ था। उनको कांग्रेस की लोक विरोधी नीतियों का विरोध करना चाहते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरे नेता जो थे ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। तीसरे प्रमुख जो नेता थे जयप्रकाश नारायण। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। कभी कभी इनकी जीवनी के बारे भी कभी पूछ लिया जाता है कि जयप्रकाश नारायण कौन थे, ये किस पार्टी को समर्थन किया। तो उसमें आप लोग ये छोटा सा उनकी भूमिका के बारे में आप बता सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने देश के लिए काम करना चाहा, देश में समाजवाद को लाना चाहा। इन सभी चीज़ों के साथ ही इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, क्योंकि ये भी शुरू में क्या थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे जितने भी नेता थे, लेकिन कांग्रेस में कुछ बातों को लेकर के उससे अलग हो गए। हालांकि नेहरू ने इन्हें विशेष पद भी देने का आग्रह किया था, लेकिन ये पद लोलुपता नहीं थी, इसलिए ये अपनी समाजवादी पार्टी को ही ज़्यादा अच्छा मान रहे थे और समाजवादी पार्टी के एक समर्थक थे और बहुत ही जुझारू नेता थे। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता संग्राम के विशेषकर 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी तथा 48 से भारतीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे थे ये, और 52 में इन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 1954 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर इन्होंने सर्वोदय आंदोलन में भाग लिया था और 1970 में के दशक में कांग्रेस की तानाशाह नीति के विरुद्ध पुनः सक्रिय होकर राजनीति में आए थे। ये हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे कि 1970 के दशक में जो कांग्रेस की तानाशाह नीति आ चुकी थी, यानी उस समय कांग्रेस की जो स्थिति थी उस समय के कारण ये इन नीतियों को वो पसंद नहीं कर रहे थे और वहाँ से संन्यास लेकर ये सर्वोदय आंदोलन में भाग पहले तो लिया था, लेकिन फिर इसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की नीतियों को ये पसंद नहीं कर रहे थे, इसके विरुद्ध फिर ये पुनः सक्रिय होकर के हमारी राजनीति में उतरे। तो 1974 में उन्होंने भारत की समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था, यानी ये सभी प्रकार के क्रांति के लिए अपनी विचारधारा को रखा था। और संपूर्ण क्रांति के अंदर जब हम इनका बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखेंगे तब देखेंगे, हालांकि ये संपूर्ण क्रांति से ही जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। वे दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। आरजेडी अधिवेशन में 55 में हम देखते हैं कि 1955 में संपन्न अवाड़ी अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का लक्ष्य इन्होंने स्वीकार किया था। यह लक्ष्य समाजवादी के लक्ष्यों के अनुसार ही था। समाजवादी के सामने वैचारिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिर भी राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कतिपय हम देखते हैं कि समाजवादी ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना करके रखी, जबकि समाजवादियों में अशोक मेहता उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के साथ सीमित सहयोग की और नीति अपनाई। यानी इन लोगों ने मान लिया कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि सीमित उनके साथ उनका सहयोग करना है और समाजवादी पार्टी को वजूद देना है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया
तथा SS जोशी आदि समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता रहे। समाजवादी पार्टी में कई बार विभाजन भी हुआ, एकीकरण भी हुए। इसमें से प्रमुख था 1948 में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित भारतीय समाजवादी पार्टी और 1951 में JP कृपलानी द्वारा गठित किसान मजदूर प्रजा पार्टी यानी KMPP और 52 में इन दोनों पार्टियों का विलय कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी। 64 में ये पार्टी जो थी इसका विभाजन हो गया, लेकिन फिर बाद में जाकर के एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी और इसके कई इनके जो नेता थे, ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1972 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पुनः फिर से विलय हो गया था और इस विलय के बाद नई पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरह से भारत की वर्तमान राजनीति में सक्रिय कतिपय पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल सेक्युलर है। ये सभी जो हैं ये समाजवादी पार्टी जो है इसकी जड़ें समाजवादी पार्टी में ही निहित है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विपक्ष का वजूद जो होना चाहिए उस समय जब कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में सर्वोच्च थी, पूरे देश में प्रभुत्व के दौर पर चल रही थी, उस वक्त कांग्रेस के विपक्षी दलों में एक दल जो था ये समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो मनमानी पर रोक लगाने के लिए ये पार्टियां विपक्ष पार्टी जो होती है, इसके कारण क्या होता है कि किसी भी पार्टी को तानाशाह प्रवृत्ति पर रोक लगाने में सफलता मिल पाती है। तो उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी, कांग्रेस प्रभुत्व पर था, बहुत सभी जगह कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ अपनी सरकार बना पाई थी और यहाँ पर जो उसके विपक्ष की पार्टी थे उसमें से एक प्रमुख पार्टी था समाजवादी पार्टी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भारतीय साम्यवादी पार्टी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिर कल की क्लास में देख लेंगे। ओके।